कहानी की शुरुआत में एक्सियो एक महान योद्धा था जिसने कई राक्षसों को हराया, लेकिन चर्च ने उसे धोखा देकर झूठे इल्जाम में फंसा दिया और उसे सजा के तौर पर हमेशा के लिए हीरो बने रहने का श्राप दे दिया। ये उसके लिए एक नरक जैसा था, क्योंकि उसे बिना रुके मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता था जब तक कि उसे एक देवी नहीं मिली जिसने प्यार और तारीफ के बदले उसकी मदद करने का वादा किया। वहीं दूसरी तरफ एक बर्फीले जंगल में डॉट नाम का एक डरपोक लड़का एक भारी बैग लेकर अपनी जान बचाकर भाग रहा है। वो ठोकर खाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है, लेकिन एक खतरनाक राक्षस उसके पीछे पड़ा है। पास ही में कुछ होली नाइट्स को राक्षस मार रहे हैं, लेकिन चर्च के पुजारी ने उन्हें बचाने के बजाय मरने के लिए छोड़ दिया और खुद भाग गया। बेचारा डॉट एक पेड़ की दरार में छुपकर अपने कमजोर पैरों से राक्षस को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। डॉट ने मदद के लिए अपने दोस्त एक्सियो को पुकारा, जो पलक झपकते ही वहां पहुंच गया और एक शानदार एंट्री मारी। उसने ऊपर से कूदकर राक्षस के सिर पर चाकू से हमला किया और उसे दर्दनाक मौत दी। जब एक्सियो ने डॉट के जख्म भरने की कोशिश की तो डॉट दर्द से कराहते हुए कहने लगा कि उसे मार डालो, क्योंकि टेम्पल उसे फिर से जिंदा कर ही देगा। इस बात पर एक्सियो भड़क गया और उसने बताया कि बार बार जिंदा करने का तरीका असल में आत्मा को नर्क से खींचकर वापस पुराने शरीर में ठोसना है, जिससे इंसान की याददाश्त और पहचान खत्म होने लगती है। एक्सियो ने डॉट को साफ कह दिया कि अगर उसे मरना ही है तो उसकी नज़रों से दूर जाकर मरे, क्योंकि वो उसकी लाश धोने वाला नहीं है। एक्सियो ने एक चाकू गर्म किया और डॉट को मर्द बनने और दर्द सहने को कहा, क्योंकि वो उसे हर हाल में जिंदा रखने वाला था। डॉट ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाते हुए अपने जख्मों को गर्म चाकू से जलवाकर बंद करवाया, जिसके बाद उसकी हालत थोड़ी संभली। रात को आग के पास बैठकर एक्सियो ने डॉट को महाबेवकूफ़ और चोर कहा, लेकिन डॉट ने उल्टा होली नाइट्स को ही दोष दे दिया कि उन्होंने अपना सामान ऐसी जगह रखा जहां चोरी करना आसान था। एक्सियो ने उसे चुप करवाया और याद दिलाया कि उसका काम सिर्फ उन खतरनाक राक्षसों फेरीज की जासूसी करना था। जब डॉट को पता चला कि वहां लगभग 5000 राक्षस हैं, तो उसके डर के मारे होश उड़ गए। एक्सियो ने पेड़ों पर फैले राक्षसी जहर ब्लाइट को देखा और फैसला किया कि उन्हें उन बेवकूफ़ नाइट्स को बचाकर वहां से निकलना होगा और इस जहर को आगे बढ़ने से रोकना होगा। एक्सियो ने डॉट को चेतावनी दी कि भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो मौत की सज़ा जैसा होगा, लेकिन डरपोक डॉट ने जवाब दिया कि उनके लिए मौत कोई बड़ी बात नहीं है। उसका मानना था कि जब तक टेम्पल के पास कोई भी लाश है, वो उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं और लाशें मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक्सियो ने उसे फिर से याद दिलाया कि बार बार जिंदा होने से वो एक दिन खुद को ही भूल जाएंगे और उन्हें हर बार आसान रास्ता चुनना बंद करना चाहिए। एक्सियो ने गुस्से में अपनी खाली बोतल पत्थर पर दे मारी और कहा कि वो हीरो हैं और उन्हें अपना मिशन हर हाल में पूरा करना होगा। जब वो नाइट्स की मदद के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी नज़र डॉट के चुराए हुए भारी सामान पर पड़ी। कपड़ा हटाने पर पता चला कि वो एक टूटा हुआ तबूत कॉफिन था। ये देखकर एक्सियो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो डॉट पर बुरी तरह चिल्लाने लगा, जबकि डॉट पहले से ही जानता था कि ये देखकर एक्सियो भड़क जाएंगे। डॉट ने सफाई देते हुए कहा कि तबूत देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसे चुराया जा सकता है, इसलिए उसने उठा लिया। उसने गुस्से से लाल पीले हो रहे एक्सियो को शांत करने के लिए कहा कि शायद इसके अंदर कुछ काम की चीज मिल जाए। ये सुनकर एक्सियो और भी भड़क गया और पूछने लगा कि कोई लाश वाला तबूत क्यों चुराता है। डॉट ने बड़ी मासूमियत से कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, ये बहुत भारी है तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, और अगर टेम्पल वाले गुस्सा हुए तो बाद में वापस कर देंगे। जायो ने इस चोरी की आदत वाले लड़के से बहस करना बेकार समझा और खुद देखने गया कि वो शानदार ताबूत के अंदर कौन है। उसे लगा शायद कोई अमीर आदमी या चर्च का कोई बड़ा ऑफिसर होगा जिसे वो मुक्का मार सके, लेकिन ताबूत खोलते ही उसके होश उड़ गए। वहां एक लड़की थी। डॉट को लगा वो कोई राजकुमारी होगी, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से रखा गया था, पर जायो कांपने लगा और उसने बताया कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवी यानी गॉडेस है। जायो ये देखकर काफी चिढ़ गया और डॉट ने उससे पूछा कि क्या वो उन पुराने हथियारों यानी एंशिएंट वेपन्स की बात कर रहा है जो बहुत पहले राक्षस राजाओं से लड़ने के लिए बनाए गए थे। जायो ने उस देवी को कोसते हुए कहा कि ये लोग दिखने में तो इंसानियत की आखिरी उम्मीद हैं, पर असलियत में किसी काम के नहीं लगते। डॉट को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि पुराने हथियार अक्सर बड़ी वेल या लोहे के टुकड़े जैसे दिखते हैं, पर यह पहली बार था जब उसने किसी हथियार को लड़की के रूप में देखा। तभी उन्हें दूर से एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी और जायो ने डॉट को ताबूत यहीं छोड़कर तुरंत चलने को कहा। वो एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे जहां से जायो को कुछ होली नाइट्स दिखाई दिए। उसने डॉट की तेज नजर का इस्तेमाल करके सब साफ साफ देखने को कहा। डॉट ने बताया कि उन नाइट्स पर राक्षसों यानी फेरीज ने हमला कर दिया है और सिर्फ उनका लीडर ही लड़ पा रहा है, बाकी सब राक्षसों का खाना बन रहे हैं। डॉट डरते हुए सलाह दी कि उन्हें वहां से भाग लेना चाहिए, लेकिन टेलीस्कोप से सब देख रहे जायो ने मना कर दिया और कहा कि अभी सारे नाइट्स नहीं मरे हैं। जायो ने देखा कि अभी भी कई योद्धा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें बचाने का फैसला किया। डॉट ये सुनकर घबरा गया और जायो को रोकने की कोशिश करने लगा, पर जायो ने ठान ली थी कि वो एक भी बचे हुए नाइट को मरने नहीं देगा। उसने ऐलान किया कि वो सीधा नीचे कूदकर सूरज ढलने से पहले सबको बचा लेंगे।
तभी उन्हें कमजोर आवाज सुनाई दी जो जायो की बातों को दोहरा रही थी। पीछे मुड़कर देखा तो वही लिविंग वेपन यानी देवी लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ आ रही थी। उसने जायो की तारीफ करते हुए कहा कि वो उसके टेस्ट में पास हो गया है और अब से वो उसका नाइट बनेगा। जायो पहले तो हैरान हुआ और फिर चिढ़ गया, लेकिन उस देवी ने बड़े गर्व से कहा कि जायो जैसी हिम्मत सिर्फ उस जैसी देवी के साथ ही जचती है। उसने वादा किया कि उसकी शक्ति से वो नीचे फंसे नाइट्स को बचा लेंगे, पर बदले में मिशन पूरा होने के बाद जायो को उसकी तारीफ करनी होगी और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरना होगा। डॉट ये सब सुनकर हैरान रह गया, लेकिन जायो इतना गुस्से में था कि उसे उस छोटी सी दिखने वाली देवी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो देवी, जिसका नाम रीटा है, खुशी से नाचने लगी और जायो से कहने लगी कि वो उसकी महानता के गाने लिख सकता है। उसका घमंड देखकर जायो समझ गया कि ये सच में एक असली देवी है और ये उन 12 देवियों में से नहीं है जिन्हें अब तक जगाया गया है। रीटा ने बड़े गर्व से बताया कि वो लोगों के लिए चमत्कार लाने वाली गार्डियन है और जायो जितना चाहे उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जायो ने साफ कह दिया कि उसे देवियों से नफरत है और वो उनकी मदद के बिना ही नाइट्स को बचा लेगा। उसने डॉट को रीटा पर नजर रखने को कहा और खुद पहाड़ी से नीचे कूद गया। जायो ने डॉट से पूछा कि सबसे ज्यादा राक्षस कहाँ इकट्ठे हैं ताकि वो वहां हंगामा करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। डॉट ने डरते डरते सारी जानकारी दी, लेकिन तभी जायो ने देखा कि रीटा उसके साथ साथ हवा में उड़ रही है। रीटा ने कहा कि वो उसका नाइट है और वो उसे हर हाल में जीत दिलाकर रहेगी। जायो अभी भी रीटा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन उनकी बहस की वजह से राक्षसों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। जब राक्षस हमला करने आए तो जायो ने रीटा को पीछे हटने को कहा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने खंजर को एक धमाकेदार हथियार में बदल दिया। उसने खंजर राक्षस की तरफ फेंका, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और आसपास के मॉन्स्टर्स मारे गए। रीटा उसकी शक्ति देखकर हैरान थी, पर जायो ने उसे छुपने को कहा और खुद लड़ते हुए होली नाइट्स तक पहुंच गया। उसने नाइट्स को वहां से भागने को कहा और अकेले राक्षसों को रोकने लगा। तभी डॉट भी वहां पहुंच गया। जायो ने उसे डरपोक की तरह व्यवहार बंद करने और दुश्मन पर गोली चलाने को कहा। इससे पहले कि डॉट संभल पाता, एक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन डॉट ने घबराहट में अपने पुराने थंडर स्टाफ से एक ग्रीन एनर्जी शॉट मारा, जिससे वो राक्षस फट गया। डॉट अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, पर जायो ने उसे ज्यादा हवा में ना उड़ने और काम पर ध्यान देने की हिदायत दी। जायो अकेले ही राक्षसों से लड़ता रहा, जबकि दूसरी तरफ रीटा इतना भागने की वजह से थक कर चूर हो गई और डॉट के पास पहुंची। डॉट ने इसे आराम करने को कहा। इस बीच होली नाइट्स का कैप्टन अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहा था। उनकी मदद करने के लिए जायो एक गिरे हुए खंभे पर कूदा और अपने धमाकेदार खंजर से मॉन्स्टर्स के पूरे झुंड को उड़ा गया। लेकिन एक राक्षस धुएं में छिपकर बच गया और उसने जायो पर हमला कर दिया, जिससे जायो के पैर में गहरी चोट आई और उसका चलना मुश्किल हो गया। ठीक उसी वक्त डॉट ने सही मौके पर गोली चलाकर उस राक्षस को खत्म कर दिया जो जायो को निगलने ही वाला था। जख्म होने के बावजूद काम के पक्के जायो ने रुकने से मना कर दिया और राक्षसों की तरफ लपका, जिसके पीछे पीछे डॉट और रीटा भी भागे। कुछ ही देर में जायो और डॉट ने मिलकर उस इलाके के सारे राक्षस ढेर कर दिए। लड़खड़ाते हुए जायो होली नाइट्स के कैंप पहुंचा और उन पर गुस्सा करते हुए पूछा कि क्या वो मरने के लिए अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। नाइट्स का लीडर जायो का शुक्रिया अदा करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जायो के गर्दन पर बने टैटू पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। उसने जायो को हीरो कहकर बुलाया, जो उनकी दुनिया में एक गाली की तरह है, क्योंकि वहां सिर्फ सबसे बड़े अपराधियों को ही हीरो बनने की सजा दी जाती है। जायो को उनके बदले हुए बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उन्हें तुरंत वहां से भागने को कहा। तभी डॉट और रीटा भी वहां पहुंच गए और नाइट्स को जायो के साथ दुश्मनी करते देख परेशान हो गए। नाइट्स के लीडर ने जायो पर तलवार तानते हुए कहा कि एक अपराधी द्वारा बचाया जाना उनकी इज्जत पर एक कभी न मिटने वाला धब्बा है। जायो को पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने फिर से उन्हें वहां से निकलने को कहा। लेकिन बीच में रीटा आ गई और बड़े गर्व से बोली कि उसका नाइट तुम जैसे कमजोरों को मारने के लिए नहीं छोड़ सकता था। रीटा को देखकर नाइट्स और भी भड़क गए और उनका लीडर जायो से पूछने लगा कि एक देवी उस जैसे गुनहगार के साथ क्या कर रही है। नाइट लीडर को पता था कि रीटा इसी रास्ते से ले जाई जा रही थी, इसलिए उसने गुस्से में पूछा कि जायो जैसे गंदे इंसान के हाथ उस तक कैसे पहुंचे। जायो ये सच नहीं बता सकता था कि डॉट ने उसे चुराया है, इसलिए वो नाइट से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी डॉट ने सबको शांत करने की कोशिश की, पर अचानक जायो और डॉट के टैटू से एक तेज आवाज आई। उनका साथी वेनेटम उन्हें टेलीपैथी के जरिए परेशान हालत में मैसेज भेज रहा था। वेनेटम ने बताया कि हालत बहुत खराब है, क्योंकि होली नाइट्स की पूरी फौज सीधा उस जहर की तरफ बढ़ रही है। जायो ये सुनकर दंग रह गया। वेनेटम, जो नाइट्स के बेस कैंप में था, ने बताया कि वहां देवी के गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है और नाइट्स जंगल के बीच में इकट्ठे होकर उस जहर से लड़ने की गलत स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जायो को उनकी ये बेवकूफ़ी सुनकर हंसी आ गई। उसने नाइट लीडर से पूछा कि तुम्हारा कैप्टन क्या सोच रहा है। इस पर लीडर ने गर्व से जवाब दिया कि उनका कैप्टन किविया ये फैसला ले चुका है और वो अपनी इज्जत और शान के लिए मरते दम तक उनका साथ देंगे।
जायो ने उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि इस हालत में वो क्या उखाड़ लेंगे। तभी वेनेटम वो उन्हें फिर से याद दिलाया कि उनका मिशन होली नाइट्स को बचाना है और अगर ये फौज सीधा उस जहर से टकराई तो सब मारे जाएंगे। इसका मतलब होगा कि हीरो स्क्वाड अपने मिशन में फेल हो गई और सजा के तौर पर उन्हें बेरहमी से मारकर फिर से जिंदा किया जाएगा। डॉट ये सुनकर डर गया और पूछने लगा कि क्या उन्हें फिर से उन नाइट्स की जान बचानी पड़ेगी। रीटा ने उसे डांटा और कहा कि एक असली हीरो की तरह कमजोरों की मदद करना सीखो। जियो ने सबको चुप करवाया और वेनेटम से नाइट्स की सही लोकेशन पता की। जब उसे पता चला कि वो नदी के दूसरे चौराहे तक पहुंच चुके हैं तो वहां मौजूद जख्मी नाइट्स उनके साथ जाने के लिए तैयार होने लगे, लेकिन जियो ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि इस हालत में वो अपने कैप्टन पर बोझ ही बनेंगे। उसने उन्हें साउथ यानी दक्षिण की तरफ जाने को कहा, जहां उन्हें उनका साथी वेनेटम मिलेगा, और उन्हें थोड़ा खाना भी दिया। जियो का प्लान है कि वो अकेले नॉर्थ यानी उत्तर जाएगा और नाइट कैप्टन को उसकी बेवकूफ़ी के लिए सबक सिखाएगा। डॉट ने साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि उन नाइट्स को मरने देना ही बेहतर है और वो जानता है कि जियो भी अंदर से यही चाहता है। जियो ने साफ कहा कि अगर उसके बस में होता तो वो अपनी जान गंवाने वाले हर बेवकूफ़ को मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन वो नहीं चाहता कि ये घमंडी लोग उसे नीचा दिखाने का कोई मौका पाएं। रीटा को उसका ये नया तरीका पसंद आया, पर डॉट अभी भी उलझन में था कि जियो चाहता क्या है। खैर, जियो को किसी की परवाह नहीं थी और उसने सबको आगे बढ़ने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ होली नाइट्स दिन भर की थकाऊ लड़ाई के बाद आराम कर रहे थे। तभी पहरेदारों ने मॉन्स्टर्स को आते देखा और सबको अलर्ट कर दिया। कैप्टन किविया ने अपनी फौज को तैयार किया और जैसे ही मॉन्स्टर्स नदी के बीच तक पहुंचे, उन्होंने थंडरस्टाफ से हमला करके नदी को उनके खून से बैंगनी यानी पर्पल कर दिया। लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि अब बड़े बड़े ट्रोल्स ने हमला कर दिया था, जिन पर मामूली हथियार काम नहीं कर रहे थे। किविया ने थंडर कैनन्स का इस्तेमाल करके उन ट्रोल्स को रोकने की कोशिश की। दूर से ये सब देख रहे जियो ने महसूस किया कि ये नाइट्स की कोई नई यूनिट है और इनका निशान यानी बैनर भी उसने पहले कभी नहीं देखा। उसे लगा कि इनके पास इतने मॉन्स्टर्स को देर तक रोकने की ताकत नहीं है और डॉट ने फिर वही रोना रोया कि अब उन्हें उनके नसीब पर छोड़ देना चाहिए। रीटा ने डॉट को समझाया कि क्या वो नाइट्स के साथ मिलकर शान हासिल नहीं करना चाहता, पर डॉट ने उदास होकर कहा कि नाइट्स उन्हें कभी क्रेडिट नहीं देंगे। और दूसरी तरफ जल्द ही नाइट्स की बड़ी तोपें यानी थंडर कैनन्स खत्म हो गईं और कैप्टन किविया ने अपने आदमियों को तलवार और भाला निकालने को कहा। जियो ने दूर से देखा कि इन राक्षसों का लीडर काफ़ी चालाक है और नाइट्स बिना किसी ढंग की स्ट्रैटेजी के मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो डॉट की तरफ मुड़ा, उसने देखा कि डॉट वहां से गायब है और एक चिट्ठी छोड़ गया है कि वो नाइट्स का सामान चुराने जा रहा है। जियो ने डॉट को गाली दी और कहा कि वो जानता था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रीटा ने फिर से मदद की पेशकश की, लेकिन जियो ने मना कर दिया। तभी जियो की नज़र एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन पर पड़ी जो नाइट्स की तरफ बढ़ रहा था। बिना वक्त गंवाए जियो ने अपनी उड़ने वाली शक्ति यानी फ्लाइट सील का इस्तेमाल किया और तेजी से नदी की तरफ लपका। उसने देखा कि एक लाल रंग का बादल यानी रेड क्लाउड नाइट्स की मौत बनकर आ रहा है। नदी किनारे पहुंचते ही उसने अपने धमाकेदार खंजर फेंकने शुरू किए और उन राक्षसों को उड़ाना शुरू कर दिया जो नाइट्स को मार रहे थे। जियो को मैदान में देखकर उन बेचारे सिपाहियों की आंखों में जान बचने की एक उम्मीद जगी, लेकिन तभी अचानक कुछ खास राक्षसों ने एक साथ सैकड़ों अंडे दिए, जिनसे निकले छोटे छोटे मॉन्स्टर्स ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। सिपाहियों ने हजारों तीर चलाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, कई मारे भी गए, लेकिन जो बच गए वो सिपाहियों से चिपक गए और अपने जहर से उनका शरीर गलाने लगे। जियो को भी इन ढेर सारे छोटे दुश्मनों से लड़ने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए उसने हवा में उछलकर सीधा उन अंडों की थैलियों यानी एग सैक्स पर अपना खंजर फेंका, जिससे वो सब एक साथ फट गए। जियो ने अकेले ही राक्षसों का कत्लेआम शुरू कर दिया और कैप्टन किविया ने भी उसे इतनी बुरी तरह मॉन्स्टर्स को मारते हुए देख लिया। जियो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और जल्द ही उसके चारों तरफ लाशों का ढेर लग गया। वो पूरी तरह थक चुका था और खून से लथपथ था। जब वो अपना चेहरा साफ कर रहा था, तभी कैप्टन किविया उसके पास आई और उससे उसकी पहचान पूछी। जियो ने अपना चोगा उतारा और बिना किसी डर के उल्टा उसे ही पूछ लिया, क्या तुम वही बेवकूफ़ हो जो इन नाइट्स को मौत के मुंह में ले जा रही हो? इससे पहले कि किविया कोई जवाब देती, रीटा वहां भागती हुई आई और जियो पर चिल्लाने लगी कि वो उसे पीछे कैसे छोड़ सकता है। किविया एक देवी को जियो के साथ देखकर दंग रह गई, क्योंकि उन्होंने तो रीटा को सुरक्षित दूसरे शहर भेज दिया था। उसने तुरंत जियो पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उनके ट्रांसपोर्ट स्क्वाड पर हमला करके रीटा को चुराया है, लेकिन जियो ने साफ कह दिया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जियो ने रीटा को आगे ढकेलते हुए किविया से कहा कि उसने अभी तक इस देवी के साथ कोई समझौता नहीं किया है, इसलिए नाइट्स अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर रीटा का दिल टूट गया और वो जियो से पूछने लगी कि वो उसे ऐसे क्यों ठुकरा रहा है, जैसे किसी पुरानी क्रश ने उसे ठुकराया हो। जियो ने बड़ी बेरहमी से कहा कि उसे देवियों से नफरत है और रीटा अपना नाइट इन वर्दी वाले लूजर्स में ढूंढ ले। किविया का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर जियो ने उसे झड़क दिया क्योंकि एक डीमन लॉर्ड उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जंगल से एक लाल धब्बा उनकी तरफ बढ़ रहा था, जो हर चीज को म्यूटेशन से राक्षस बना रहा था। तभी सामने आया 47th डीमन लॉर्ड ऑड गॉगी,
जो एक विशालकाय कीड़े जैसा दिखता था। उसने अपने राक्षसों की फौज को हमला करने का हुक्म दिया। नाइट्स ने डर कर अपनी तोपें निकाल ली, लेकिन डीमन लॉर्ड ने अपनी शक्ति से एक सुरक्षा कवच बना लिया। किविया ने खतरा भांप लिया और अपने आदमियों को गोली चलाने से रोक दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। तोपें पूरी तरह चार्ज थीं और उन्होंने फायर कर दिया। डीमन लॉर्ड ने अपने ताकतवर बैरियर से हमला रोक दिया और उस शक्ति को वापस नाइट्स की तरफ मोड़ दिया। सारी तोपें तबाह हो गईं और नाइट्स को भारी नुकसान हुआ। सीओ समझ गया कि इस चालाक दुश्मन को दूर से नहीं हराया जा सकता। इसके लिए आमने सामने की लड़ाई यानी क्लोज कॉम्बैट जरूरी है। किविया के पास ऐसे हथियार नहीं थे जो डीमन लॉर्ड के कवच को तोड़ सकें। हार मानने के बजाय उसने एक बड़ा धमाका करने का फैसला किया ताकि कम से कम बाकी राक्षस मारे जाएं। सीओ ने उसे तुरंत रोका और कहा कि ऐसा करने से दुश्मन से पहले वो खुद और उसके सारे सिपाही मारे जाएंगे। उसने किविया को ईस्ट की तरफ यानी पूर्व की तरफ भागने की सलाह दी, लेकिन घमंडी किविया ने पीछे हटने से मना कर दिया। सीओ का सब्र टूट गया और उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसे नाइट्स को सुरक्षित निकालने का ऑर्डर मिला है और वो ऐसा करके रहेगा। जब किविया ने हीरो शब्द सुना तो उसके मन में सीओ के लिए बची खुची इज्जत भी खत्म हो गई। उसने कहा कि मैदान जंग में आखिरी फैसला कमांडर का होता है और वो शान के लिए यहीं मरेगी। सीओ ने उसे आईना दिखाते हुए कहा कि उसकी शान कचरा है अगर वो अपने लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रही है। पर किविया ने बेरहमी से जवाब दिया कि उसे एक हीरो की जान की परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी फिर से जिंदा हो जाएगा। किविया बताती है कि उसने देवी को राजधानी भेजने का हुक्म इसलिए दिया था ताकि वो खुद अपने लोगों के साथ यहाँ कुर्बानी देकर डीमन लॉर्ड का ध्यान भटका सके, लेकिन रीटा के वापस आने से उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। रीटा घबराते हुए कहती है कि वो बस अपने नाइट सीओ के पीछे यहाँ आई है, और ये नाम किविया को जाना पहचाना लगता है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, एक अजीब राक्षस उन पर हमला कर देता है, जिसमें किविया का घोड़ा मारा जाता है। डीमन लॉर्ड अपने डंक से मांस के गोले नाइट्स की तरफ फेंकता है, जो फटने पर खतरनाक कीड़ों में बदल जाते हैं। नाइट्स चारों तरफ से घिर चुके हैं और अपनी आखिरी हद तक पहुंच गए हैं। सीओ की हालत भी खराब है क्योंकि उसके सारे धमाकेदार खंजर खत्म हो चुके हैं। किविया को एक विशालकाय ट्रोल से बचाने के चक्कर में जाइलो अपने बचे कुचे हथियार भी गंवा देता है, जो ट्रोल की सख्त चमड़ी से टकराकर टूट जाते हैं। तभी दुश्मन कीड़े उनकी आखिरी बची हुई थंडर कैनन को उनके पास ही गिरा देते हैं और एक भयानक धमाका होता है जिसमें सब लपेट में आ जाते हैं। धमाके के बाद जब धुआं छटता है तो रीटा जाइलो को बुरी तरह जख्मी और बेहोश देखती है। रीटा को एहसास होता है कि अगर उसने अभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया तो उसके सामने उसका नाइट और सारे लोग मारे जाएंगे। कुछ देर बाद जब जाइलो की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि रीटा उससे थोड़ी दूर जख्मी हालत में पड़ी है। जाइलो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता है और उसके शरीर पर गहरी चोटें हैं। रीटा कराहते हुए उससे इल्तिजा करती है कि वो उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सब लोग बहुत बुरी मौत मारेंगे। इतनी नाजुक हालत में भी जाइलो का गुस्सा कम नहीं होता और वो साफ मना कर देता है कि वो किसी देवी के साथ दोबारा पैक्ट यानी समझौता नहीं करेगा। वो बार बार किविया को आवाज़ लगाता है ताकि वो रीटा के साथ पैक्ट कर ले, लेकिन जंग के शोर में कोई जवाब नहीं आता। तभी उसका पैर किविया के उस खून से सने हुए आर्मर यानी कवच से टकराता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। हर तरफ से नाइट्स की दर्दनाक चीखों को सुनकर जाइलो घबराने लगता है और उसकी सांस फूलने लगती है। रीटा उसे संभालती है और समझाती है कि बचे हुए लोगों को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है। मजबूरी में जाइलो हार मान लेता है और रीटा का नाइट बनने के लिए तैयार हो जाता है। रीटा खुश होकर पैक्ट की कीमत मांगती है। बिना वक्त ज़ाया किए जाइलो अपने दस्ताने उतारता है और अपने हाथ के पीछे एक गहरा जख्म करके रीटा से पूछता है कि क्या इतना खून काफ़ी होगा। रीटा हाँ कहती है और उसके खून को चूम लेती है। जैसे ही उसके खून का एक कतरा रीटा के अंदर जाता है, जाइलो को वही पुराना दर्दनाक एहसास होता है जिससे वो हमेशा भागना चाहता था। वो खुद को कोसता है कि उसने फिर से एक देवी से हाथ मिलाया, लेकिन जल्द ही उसकी शक्तियाँ वापस आने लगती हैं और उसका जख्म खुद ब खुद भर जाता है। रीटा बड़े विश्वास के साथ जाइलो से पूछती है कि उसे किस तरह का वरदान चाहिए। जाइलो को रीटा की आंखों में हजारों उड़ती हुई तलवारों की परछाई दिखती है और वो मॉन्स्टर्स को ढेर करने की शक्ति मांगता है। रीटा खुश होकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और आसमान में एक विशालकाय पोर्टल खुल जाता है, जहां से नुकीले प्रोजेक्टाइल्स की बारिश शुरू हो जाती है। वो ऐलान करती है कि वो तलवारों की देवी यानी गॉडेस ऑफ सॉर्ड्स है। वो प्रोजेक्टाइल्स बीच से फटकर तेज तलवारों में बदल जाते हैं और नीचे मौजूद मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देते हैं। जाइलो हैरत से इस मंजर को देखता रहता है और उसे एहसास होता है कि रीटा का हमला इतना सटीक था कि उसने सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारा, जबकि बचे हुए इंसान पूरी तरह सुरक्षित थे। रीटा बड़े गर्व से जाइलो से अपनी तारीफ करने को कहती है, लेकिन जाइलो उसे झिड़क देता है क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई थी।
अभी भी बहुत से राक्षस बाकी थे। जाइलो एक तलवार उठाकर एक विशालकाय कुत्ते यानी मॉन्स्टर डॉग की तरफ फेंकता है, जो उसके सिर के चीथड़े उड़ा देती है। जाइलो रीटा को और तलवारें देने का हुक्म देता है और रीटा शर्त रखती है कि लड़ाई के बाद उसे ढेर सारी तारीफ चाहिए होगी। वो जाइलो के पास तलवारों का ढेर लगा देती है और जाइलो उन्हें एक एक करके मॉन्स्टर्स की तरफ शूट करने लगता है, जिनमें उसकी हीट और लाइट की शक्ति मिली हुई थी। हर तलवार एक बम की तरह फट रही थी और मैदान जंग में मॉन्स्टर्स की तबाही मच रही थी। जाइलो की ताकत देखकर सब हैरान रह गए। किविया जो मलबे से बाहर निकली थी, उसने जब जाइलो का आत्मनिर्भर अंदाज देखा तो वो दंग रह गई। जाइलो ने उसे साफ कह दिया कि अगर वो और उसके सिपाही जिंदा रहना चाहते हैं तो यहाँ से तुरंत निकलें और बचे कुचे छोटे दुश्मनों को साफ करें। किविया को एक हीरो का ये रौब बुरा लगा, लेकिन जाइलो के इरादे पक्के थे। उसने ऐलान किया कि वो किसी को मरने नहीं देगा और अकेले डेमन लॉर्ड का सामना करेगा। रीटा ने जब पूछा कि क्या वो अब शान के लिए लड़ रहा है, तो जायो ने उसे डांट दिया और कहा कि शान जैसी बातें बेकार हैं, वो बस इस वक्त अपनी भड़ास निकालना चाहता है। उसने रीटा को उठाया और फ्लाइट सील का इस्तेमाल करते हुए सीधा डीमन लॉर्ड की तरफ लपका। जब बीच में मॉन्स्टर्स ने उसे रोकने की कोशिश की तो रीटा ने मदद करनी चाहिए, पर जायो ने अपने डैगर से हुए धमाकों से रास्ता साफ कर दिया। उसके सर पर खून सवार था और उसका निशाना सिर्फ वो विशालकाय डीमन लॉर्ड था। अब जब जायो और रीटा सीधा ऑडगॉगी के आमने सामने हैं, रीटा ने जब मदद करनी चाहिए तो जायो ने उसे मना कर दिया, जिससे रीटा चिढ़ गई और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि वो उसे कमज़ोर समझता है। जायो ने बड़े सूझबूझ से जवाब दिया कि वो देख रहा है कि रीटा जितना जोर लगा रही है, उसकी आग उतनी ही तेज़ जल रही है, जो उसकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। उसने साफ कह दिया कि अगर रीटा ने खुद को हद से ज़्यादा थकाया तो वो उसकी तारीफ बिल्कुल नहीं करेगा। ये सुनकर रीटा लाजवाब हो गई और जायो ने उसे सिर्फ प्लानिंग पर ध्यान देने को कहा। इसी बीच डीमन लॉर्ड दूर से ये सब देख रहा था और उसने जायो को रोकने के लिए मॉन्स्टर्स की एक और बड़ी फौज भेज दी। जायो ने बड़ी सफारी से उन्हें काटना और धमाकों से उड़ाना शुरू रखा। जब एक विशालकाय ट्रोल इसके रास्ते में आया तो जायो ने अपनी फ्लाइट सील का कमाल दिखाया। उसने ट्रोल के पैरों के बीच से निकलकर पहले आसपास के छोटे मॉन्स्टर्स को खत्म किया और फिर तेजी से हवा में उछलकर सीधा ट्रोल के दिल पर वार करके उसे ढेर कर दिया। जायो अब रुकने वाला नहीं था। उसका रास्ता अब सीधा उस डीमन लॉर्ड की तरफ था। जायो अब सीधा डीमन लॉर्ड के सामने था। रीटा उसे देखकर थोड़ा सहम गई, क्योंकि वो विशालकाय और खौफनाक दिख रहा था। रीटा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि वो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए ही बनी है और अपनी शक्ति इस्तेमाल करना चाहती है, पर जायो ने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा। तभी डीमन लॉर्ड ने अपनी एक लंबी टांग से उन पर हमला किया, लेकिन जायो ने उसी टांग को एक सीढ़ी यानी कि फुटहोल्ड की तरह इस्तेमाल किया और तेजी से उसके शरीर की तरफ लपका। उसने खंजर उसके नाजुक हिस्से पर मारा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और डीमन लॉर्ड की एक टांग तबाह हो गई। दर्द से कराहते हुए डीमन लॉर्ड ने जायो और रीटा पर ढेर सारे अंडों की थैलियां फेंकी ताकि उन्हें घेर सके। रीटा ने फिर से चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई तो दुश्मन उन्हें कुचल देगा। जायो ने इस बार हाँ कह दी और रीटा ने तलवारों की बारिश करके रास्ता साफ कर दिया। जायो ने इस मौके का फायदा उठाया और हवा में उछल गया। दोनों के दिमाग एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से रीटा समझ गई कि जायो क्या चाहता है। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक विशालकाय सुनहरी तलवार प्रकट की। जायो ने उस तलवार को पकड़ा, उस पर अपनी हीट और लाइट की शक्तियों का जादू चलाया और पूरी ताकत के साथ उसे डीमन लॉर्ड की तरफ लात मारकर रवाना कर दिया। विशालकाय सुनहरी तलवार ने डीमन लॉर्ड के सख्त कवच को चकनाचूर कर दिया और उसके शरीर के अंदर धंसकर एक भयानक धमाका किया, जिससे उसके अंदरूनी हिस्से चिथड़े चिथड़े हो गए। जायो वक्त रहते धमाके से दूर हट गया, लेकिन जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जख्म खाने के बाद डीमन लॉर्ड पागल हो गया और उसके कटे फटे शरीर से तेजी से नई टेंटिकल्स निकलने लगी, जो बेकाबू होकर जायो और रीटा की तरफ लपकी। जायो ने देखा कि टेंटिकल्स रीटा को लगने वाली हैं, इसलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे शील्ड किया और सारा वार अपने ऊपर ले लिया। रीटा बुरी तरह घबरा गई और रोने लगी। उसे लगा कि जायो उसकी वजह से मारा जाएगा। तभी डॉट वहां प्रकट हुआ और उन्हें इस हाल में देखकर हैरान रह गया। जायो की नज़र डॉट के पास रखे एक पीले रंग के बैरल पर पड़ी। पता चला कि इस चोरी करने के आदी डॉट ने होली नाइट्स के खजाने से एक एक्टिव न्यूक यानी परमाणु बम चुरा लिया था। हालांकि डॉट ने चोरी की थी, लेकिन इस बार जायो ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि ये न्यूक ही उन्हें इस मौत के जाल से निकाल सकता था। जख्मी होने के बावजूद स्याओ तुरंत उस न्यूक की पावर और टाइमिंग को एडजस्ट करने लगा, ताकि वो डीमन लॉर्ड का हमेशा के लिए खात्मा कर सके। स्याओ ने बताया कि खुशकिस्मती से ये न्यूक एक पुराना मॉडल है जिसे वो चलाना जानता है। उसने तुरंत उसे एक्टिवेट किया,
जबकि डॉट अभी भी उलझा हुआ था कि स्याओ इसका इस्तेमाल कैसे करेगा। स्याओ ने कहा कि वो डीमन लॉर्ड को एक आखिरी तोहफा देना चाहता है और फिर वो हवा में उड़ा। उसने उस न्यूक को डीमन लॉर्ड की तरफ इतनी ताकत और सटीक निशाने के साथ लात मारी कि वो सीधा उसके खुले हुए जख्म के अंदर जा घुसा। जमीन पर उतरते ही स्याओ ने बिना वक्त गंवाए डॉट और रीटा को पकड़ा और विपरीत दिशा में एक लंबी छलांग लगा दी। कुछ ही सेकंड्स बाद न्यूक फट गया और धमाका इतना भयानक था कि उसने आसपास के पूरे जंगल को राख कर दिया। अगली सुबह जब हुई तो माहौल में एक अजीब सी शांति थी। डीमन लॉर्ड के चिथड़े पूरे जंगल में बिखरे हुए थे और बचे कुछ राक्षस डर के मारे हर दिशा में भागने लगे, जिसे देखकर होली नाइट्स बुरी तरह हैरान थे। एक ऊंची चट्टान से ये सब देखते हुए स्याओ ने सुकून की सांस ली। उसने कहा कि चूंकि डीमन लॉर्ड और उसकी जहरीली शक्ति ब्लाइट खत्म हो चुकी है, इसलिए मॉन्स्टर्स यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। उसने मुस्कुराते हुए माना कि हालांकि उसने पहले भी कई डीमन लॉर्ड्स को हराया है, लेकिन इतने अजीब और बेवकूफ़ाना तरीके से जीतने का ये उसका पहला तजुर्बा था। स्याओ को लगता है कि इस जीत का कुछ श्रेय डॉट को भी मिलना चाहिए। भले ही वो इस वक्त बेहोश पड़ा है, पर स्याओ सोचता है कि शहर पहुंचते ही वो उसे एक ड्रिंक ज़रूर पिलाएगा। तभी रीटा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बड़े गर्व से कहती है कि डीमन लॉर्ड के खिलाफ जंग में उसने कमाल कर दिया और ये सब उसकी शक्ति की वजह से मुमकिन हुआ। वो बेहद खुश है और स्याओ से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वो उसकी खूब तारीफ करे। वो अपना सिर आगे करती है ताकि स्याओ उसे थपथपाए, लेकिन स्याओ का मिजाज बिल्कुल ठंडा है। वो बड़ी सादगी से कहता है कि उसने अच्छा काम किया और वो इस जंग में जिंदा बच गई। रीटा को ये तारीफ थोड़ी फीकी लगती है। वो पूछती है कि क्या सिर्फ जिंदा बचना ही तारीफ के काबिल है। स्याओ उसे समझाता है कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ी बात है। रीटा को लगता है कि एक देवी होने के नाते सिर्फ बच निकलना उसके लिए काफ़ी नहीं है, पर स्याओ कहता है कि वो जो चाहे सोच सकती है, लेकिन उसके लिए उसका जिंदा रहना ज़रूरी है। रीटा ये सुनकर फिर से चहकने लगती है और कहती है कि उसने ना सिर्फ जान बचाई बल्कि डीमन लॉर्ड को भी हराया, इसलिए वो ज़्यादा तारीफ की हकदार है। स्याओ उसकी लगातार मांगों से थोड़ा चिढ़ जाता है और उसे चुप कराने के लिए अपना हाथ उसके सिर की तरफ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने वाला होता है, उसके दिमाग में उसके अतीत की कुछ धुंधली और दर्दनाक यादें अचानक से घूमने लगती हैं। स्याओ के दिमाग में एक और सुनहरी बालों वाली देवी की तस्वीर उभर आती है, जो कभी उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी। उस पुरानी याद में खोकर वो अपना हाथ रीटा के सिर से पीछे खींच लेता है। तभी कैप्टन किविया वहां पहुंचती है और अब जब उसे पक्का पता चल चुका है कि ये स्याओ ही है, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। किविया स्याओ पर इल्जामों की झड़ी लगा देती है। देवी को चुराना, न्यूक चोरी करना और बिना इजाजत डीमन लॉर्ड को मारना, ये सब बड़े जुर्म हैं। स्याओ इन बातों से इनकार नहीं करता। किविया फिर रीटा की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसे दूसरे शहर इसलिए भेजा गया था ताकि वो अपने लिए किसी लायक होली नाइट को चुन सके। रीटा बड़े विश्वास से कहती है कि शायद ये किस्मत ही थी कि वो स्याओ से मिली, क्योंकि वही उसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके डीमन लॉर्ड्स को हरा सकता है। ये सुनकर किविया आग बबूला हो जाती है और रीटा से कहती है कि अगर उसे स्याओ का असली चेहरा और उसके गुनाह पता होते तो वो ऐसा कभी नहीं कहती। रीटा हैरानी से पूछती है कि उसने ऐसा क्या किया है। तब किविया एक ऐसा राज खोलती है जिससे रीटा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। किविया ऐलान करती है कि स्याओ का असली जुर्म ये है कि उसने एक देवी का कत्ल किया था। पता चलता है कि सालों पहले जायो एक होली नाइट कैप्टन हुआ करता था और उसने सेनवा नाम की एक देवी के साथ समझौता यानी पैक्ट किया था, जिसे उसने अपने ही हाथों से मार डाला। जायो को अपने पुराने ट्रायल यानी मुकदमे की याद आती है, जहां जज ने उस पर एक होली नाइट द्वारा किए गए सबसे बड़े पाप का आरोप लगाया था। जज ने कहा कि जायो ने बिना इजाजत 11th डीमन लॉर्ड से लड़ने का फैसला किया, लेकिन जायो ने साफ किया कि उसे सरकारी हुक्म यानी ऑफिशियल ऑर्डर मिला था। जज ने उसकी बात को झुटला दिया और कहा कि कोई ऐसा ऑर्डर कभी दिया ही नहीं गया था। उल्टा जायो पर इल्जाम लगाया गया कि उसने शान यानी ग्लोरी पाने के चक्कर में अपने सारे सिपाही और अपनी देवी सेनवा को खो दिया। जब जज ने पूछा कि क्या उसने सेनवा को मारा, तो जायो ने कड़वाहट के साथ हाँ कहा, पर बताया कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो लोग रेस्क्यू टीम को ढूंढ नहीं पाए और कोई बैकअप भी नहीं आया। वो डीमन ब्लाइट के बीच फंस गए थे और सेनवा ने सबकी तारीफ पाने के लिए खुद को हद से ज्यादा थका दिया था। अंत में सेनवा की शक्ति खत्म हो गई और वो खुद उस जहर से संक्रमित हो गई। जायो ने बताया कि जब एक देवी अपनी हद पार कर जाती है तो वो डीमन ब्लाइट से करप्ट हो जाती है और एक खौफनाक राक्षस में बदल सकती है, जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए उसने सेनवा को मारकर उसे इस दलदल से आज़ाद किया, लेकिन जज ने उसकी एक न सुनी और उसे ईश्वर निंदा का दोषी ठहरा दिया। जज ने जायो की बात को पूरी तरह नकार दिया और कहा कि वो ये सब कहानियां अपनी जान बचाने के लिए गढ़ रहा है। जज ने इल्ज़ाम लगाया कि जायो ने अपने शरीर पर इतने सारे मैजिक सील्स बनवाए थे कि वो उनकी वजह से पागल यानी बर्ज़र्क हो गया और होश खोने के बाद उसने सेनवा को मार डाला।
जब गार्ड्स ने उसे दबोचा तब जायो को एहसास हुआ कि ये सब शुरू से ही एक साजिश थी। उन्होंने जानबूझकर उसे बिना किसी तैयारी के डीमन लॉर्ड से लड़ने भेजा ताकि वो उसे रास्ते से हटा सके। उनका मकसद पूरा हो चुका था। उन्होंने जायो पर देवी की हत्या का ठप्पा लगाया और उसे सजा के तौर पर हमेशा के लिए एक हीरो, यानी जिसे बार बार मरकर जिंदा होना पड़ता है, बना दिया। उस दिन जायो ने अपने दिल में नफरत की आग जलाई और कसम खाई कि वो उन सबको ढूंढ कर मारेगा जो उसके दोस्तों और उसकी प्यारी सेनवा की मौत के जिम्मेदार हैं। इन दर्दनाक यादों के बीच जायो की आंख खुलती है और वो हाँफने लगता है। रीटा उसे परेशान देखकर पूछती है कि क्या उसने कोई बुरा सपना देखा। रीटा बताती है कि वेनेटम नाम के एक शख्स ने उसे जगाने को कहा था और अब वो इस बात के लिए भी जायो से तारीफ और शुक्रिया की उम्मीद कर रही है। जायो अभी भी अपने अतीत के गुस्से में है, पर उसे वक्त की नज़ाकत को समझना होगा। जायो बुरी तरह पसीने में लथपथ होकर उठता है और रीटा से कहते हैं कि वो 5 मिनट में आता है। रीटा उसकी झूठ पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वो उसके जाते ही फिर से सो जाएगा, जिस पर जायो हाँ कह देता है। बात बदलते हुए जायो सीधा सवाल करता है कि रीटा अब तक यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसे अब तक जायो के अतीत का कड़वा सच पता चल चुका होगा। रीटा थोड़ी उदास होकर मानती है कि उसे पता है कि सिर्फ सबसे बड़े गुनाहगारों को ही हीरो बनने की सजा मिलती है, और वो उसकी देवी सेनवा के बारे में भी जानती है। जायो उसे समझाता है कि इतना जानना उसके लिए काफ़ी होना चाहिए कि वो उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन रीटा जिद्दी है। उसे लगता है कि जायो ने अपनी देवी को मरने के पीछे जरूर कोई ठोस वजह रही होगी। जायो उसे छिड़क देते हुए कहता है कि वजह जो भी हो, सच नहीं बदलेगा कि उसने एक देवी का कत्ल किया है। वो थककर फिर से सोने की कोशिश करता है और रीटा को मशवरा देता है कि वो आपसी सहमति से अपना पैक्ट खत्म कर सकते हैं, पर रीटा तुरंत मना कर देती है और अपने फैसले पर टिकी रहती है। जायो उसकी जिद से चिढ़ ही रहा होता है, तभी वेनेडम उसके टैटू के जरिए उससे संपर्क करता है, जिससे जायो का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक तरफ रीटा का अटैचमेंट है और दूसरी तरफ पुरानी यादों का बोझ। जायो गुस्से में वेनेट को धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा उसकी नींद खराब की तो वो उसे खत्म कर देगा, लेकिन वेनेट उसे गंभीरता से समझाता है कि उन्हें एक नया मिशन मिला है और अगर वो वक्त पर तैयार नहीं हुए तो ऊपर बैठे लोग यानी हायर अप्स उन्हें मारकर दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर देंगे। जायो इस खबर से चिढ़ जाता है, पर रीटा का उत्साह देखने लायक है। उसे लगता है कि ये अपने शक्तियां दिखाने का एक और सुनहरा मौका है। जब वो निकलने की तैयारी करते हैं, बाहर शोर शराबा शुरू हो जाता है। जायो इसे नज़रअंदाज कर देता है, ये कहकर कि ये हीरो स्क्वाड के बेवकूफ़ सदस्य हैं। जल्द ही पूरी टीम अपने मिशन पर निकल जाती है, जहां रीटा की बचकानी खुशी बाकी बोरिंग बड़ों को परेशान करने लगती है। दूसरी तरफ किविया को भी नए हुक्म मिलते हैं। उन्हें कुछ पुरानी सुरंगों को साफ करना है। जब किविया अपने बड़े अधिकारी से पूछती है कि क्या वो सुरंगें भी डीमन ब्लाइट से संक्रमित यानी करप्ट हो चुकी हैं, तो वो हाँ में जवाब देता है। वो अधिकारी दुनिया का एक भयानक राज खोलता है। 20 साल पहले पहला डीमन लॉर्ड एक सांप के रूप में प्रकट हुआ था, और तभी से ये डीमन ब्लाइट धीरे धीरे उनकी ज़मीन और पानी को निगल रहा है। पिछले 20 सालों में इंसानियत ने अपनी रहने लायक आधी ज़मीन खो दी है, और अगर इस ब्लाइट को नहीं रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर से किविया के सुपीरियर ने हीरो स्क्वाड को पहले ही उन सुरंगों में भेज दिया है और किविया को उनसे जल्द मिलने का हुक्म दिया है। शाम के वक्त हीरो स्क्वाड आराम कर रहा होता है। रीटा डॉट के बारे में पूछती है, जिस पर वेनेडम बताता है कि वो रिपेयर शॉप में है। तभी नॉर्गल नाम का एक भारी भरकम शख्स जायो को डांटता है कि उसने शायद डॉट को ज़रूरत से ज़्यादा पीट दिया है। रीटा को हैरानी होती है जब जायो इस बड़े आदमी को हिज मैजेस्टी यानी महाराज कहकर बुलाता है। जायो बताता है कि नॉर्गल खुद को फेडरेटेड किंगडम का असली राजा समझता है। उसने बगावत के नाम पर इतने निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया कि उसे एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया और हीरो बनने की सजा दी गई। रीटा ये सुनकर डर जाती है कि उनके बीच एक असली आतंकवादी बैठा है। फिर रीटा की नज़र कोने में बैठे एक ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले शख्स पर पड़ती है, जो खामोशी से चांद को निहार रहा है। जायो बताता है कि वो तेत्सुया है। वो इस पार्टी में सबसे पुराना सदस्य है। किसी को नहीं पता उसने क्या जुर्म किया था। वो इतनी बार मरकर जिंदा होकर रिजरेक्ट हो चुका है कि अब वो अपनी यादें और पहचान पूरी तरह खो चुका है। जायो कड़वाहट के साथ कहता है कि अगर वो लोग सावधान नहीं रहे तो उनका अंजाम भी तेत्सुया जैसा ही होगा, एक ऐसी लाश जो सिर्फ हुक्म मानती है। हीरो स्क्वाड उस शहर में पहुंचती है जहां लोग उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं हैं। हर चेहरे पर डर और गुस्सा है। वेनेडम रिम्का को समझाता है कि यहाँ के लोग इतने तनाव में इसलिए हैं क्योंकि डीमन ब्लाइट उनके घरों को निगलने ही वाला है। आमतौर पर अब तक यहाँ से सबको निकल जाना चाहिए था, पर शहर अभी भी भरा हुआ है, जो काफ़ी अजीब लग रहा है। जायो जब एक लोहार की दुकान पर सुरंग साफ करने के औजार मांगने जाता है तो वहाँ की महिला रोने लगती है। वो दुख में कहती है कि अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं और सवाल करती है कि वो लोग पहले क्यों नहीं आए। तभी एक छोटी बच्ची जायो के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे पापा आज घर वापस आएंगे।
उस बच्ची का आज जन्मदिन है और उसके पिता ने वापस आने का वादा किया था। जायो के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो जानता है कि उसके पिता शायद कभी वापस नहीं आएंगे, पर वो उस बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वो खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी स्क्वाड को लेकर उन पुरानी लोहे की खदानों की तरफ बढ़ता है जो कभी इस जगह की शान थी, पर अब सिर्फ एक अंधेरी और जहरीली सुरंग बन चुकी है। जायो और उसकी टीम सुरंग के अंदर कदम रखती है, जहाँ हवा भारी है और खतरा हर मोड़ पर छुपा है। रीटा के मन में ढेरों सवाल हैं और वो सबसे पहले सेक्रेट सील्स के बारे में पूछती है। जियो बताता है कि मंदिर के लोगों के मुताबिक ये सील्स देवताओं द्वारा दिया गया ज्ञान है, लेकिन वेनेडिम असल बात खोलता है। वो बताता है कि नॉगल इन सील्स का माहिर है और वो अकेला ही बड़े बड़े फॉर्मूलाज को किसी भी कंप्यूटर या नर्ड्स की टीम से तेजी से हल कर सकता है। नॉगल बड़े गर्व से समझाता है कि ये सीक्रेट सील्स सूरज की रोशनी यानी सनलाइट से ऊर्जा लेते हैं और इन्हें चलाने के लिए इंसान की इच्छा शक्ति, विल पावर और प्राण शक्ति की जरूरत होती है। वो रीटा को एक लालटेन जलाकर इसका डेमो देता है, जिसे देखकर रीटा पूरी तरह दंग रह जाती है। इसी बीच वेनेडिम अपने मिशन की गंभीरता पर गौर करने लगता है। 1 महीने पहले मिली जानकारी के अनुसार वहां के मजदूर अचानक ही दरिंदों में बदल गए थे। इसलिए नहीं कि कोई त्योहार था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डीमन ब्लाइट की चपेट में आ गए थे। ये लोग अब हर किसी पर हमला कर रहे हैं और मंदिर का मानना है कि 51st डीमन लॉर्ड इन सब का पीछे का दिमाग है। हीरो स्क्वाड का काम होली नाइट्स के लिए रास्ता साफ करना है, ताकि वो अपनी भारी फौज के साथ दुश्मन पर हमला कर सकें। जैसे ही वो सुरंग के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वेनेडिम बड़े चालाकी से जियो से कहता है कि एक कमांडर होने के नाते उसे शहर में रुककर होली नाइट्स के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। वो इस बात से बेहद खुश होता है कि उसे सुरंग की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जियो को सब संभालने का कहकर वहां से भाग निकलता है। जियो और बाकी सदस्य सुरंग खोदने का काम शुरू करते हैं। रीटा मदद की पेशकश करती है, लेकिन जियो उसे सख्ती से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक देवी की ताकत ऐसे छोटे मोटे कामों में जाया हो। किविया वहां पहुंचकर जियो पर तंज कसती है और रीटा को होली नाइट्स के साथ आराम से रुकने का न्योता देती है, मगर रीटा साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जियो को काम करते हुए देखना चाहती है। इससे पहले कि किविया उसे मनाने की कोशिश करती, नॉगल अपनी बादशाहत के रौब में खड़ा हो जाता है और कहता है कि एक राजा होने के नाते उसका फर्ज है कि वो लीटा की इच्छा का सम्मान करे। किविया उसका ये पागलपन देखकर दंग रह जाती है और जियो से पूछती है कि क्या ये बार बार जिंदा होने की वजह से दिमागी संतुलन खो बैठा है। जियो बड़ी सादगी से जवाब देता है कि नॉगल शुरू से ही ऐसा स्किट्सो था। किविया उस बात को वहीं छोड़कर जियो से पूछती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि देवी को डॉट ने चुराया था। जियो कहता है कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता, जिस पर किविया उसे हुक्म देती है कि आगे से वो उसे हर बात की जानकारी दे। जियो इस मिशन पर शक जताते हुए कहता है कि इतनी ठंड में कॉरप्टेड माइन को खोलने का फैसला बिल्कुल बेतुका है। उसे लगता है कि मंदिर के लोग रीटा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोई गहरी साजिश रच रहे हैं। किविया उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहकर चुप करा देती है, लेकिन जियो का शक और गहरा हो जाता है। जैसे ही जियो रास्ते की रुकावट यानी ब्लॉकेज को हटाकर सुरंग खोलता है, मॉन्स्टर्स का एक झुंड उन पर टूट पड़ता है। जियो सबको पीछे हटने का हुक्म देता है, लेकिन ज़ॉम्बी गाय यानी तेत्सुया बिना किसी डर के अपनी भारी भरकम बैटल एक्स लेकर सीधा दुश्मनों पर टूट पड़ता है और उनके चीथड़े उड़ाने लगता है। जियो ने सुरंग से निकलते दुश्मनों पर अपने विस्फोटक खंजरों का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि धमाकों से माइन गिर सकती है। इसलिए उसने मॉन्स्टर्स के सफाई का काम तेत्सुया यानी ज़ॉम्बी पर छोड़ दिया, जो बिना किसी मदद के एक जुनूनी की तरह मॉन्स्टर्स को काटने लगा। इससे बाकी लोगों को माइन के अंदर दाखिल होने का रास्ता मिल गया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि डीमन ब्लाइट तेजी से बाहर की तरफ फैल रही है। जियो ने ऐलान किया कि उन्हें इसे रोकने के लिए एक बैरियर बनाना होगा। रीटा ने जब मदद की जिद की तो जियो ने उसे बड़े कील जमीन में ठोकना सिखाया, जिसे रीटा ने बड़ी खुशी से स्वीकार किया। इसी बीच जियो होली नाइट्स के लिए रसद के बक्से लगाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नॉगल एक चमचमाते हुए सप्लाई चेस्ट के पास गर्व से खड़ा था। नॉर्गल ने बड़ा दावा किया कि इस बक्से के चारों तरफ उसने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन ट्रैप्स यानी फंदे लगाए हैं। जब उसने डेमो देने के लिए बक्से के पास एक पत्थर फेंका तो ढेरों खतरनाक ट्रैप्स अचानक से एक्टिवेट हो गए। जायो ने हैरानी से पूछा कि अगर होली नाइट्स को सप्लाईज चाहिए होंगी तो वो इन ट्रैप्स को हटाएंगे कैसे। नॉर्गल ने बड़ी अकड़ के साथ जवाब दिया कि कोई भी इन ट्रैप्स को डिसेबल नहीं कर सकता और जो भी बिना चाबी के बक्से के पास जाएगा उसकी मौत निश्चित है। जायो अब धर्म संकट में है, क्योंकि सप्लाईज दुश्मन से बचाने के बजाय अपने ही साथियों यानी होली नाइट्स के लिए मौत का जाल बन गई हैं। जायो ने बिना वक्त गवाए उस पागल इन्वेंटर यानी नॉर्गल से चाबी छीन ली और उसे सारे ट्रैप्स हटाने का सख्त हुक्म दिया। नॉर्गल अपनी पुरानी राजा वाली धुन में चिल्लाने लगा कि एक बादशाह पर हमला करना गद्दारी है और वो जायो को देश निकाला दिलवा देगा। खैर थोड़ी देर बाद मामला ठंडा हुआ और सब लंच ब्रेक पर बैठे। वीटा ने जायो की तारीफ पाने के लिए बड़े प्यार से उसके लिए राइस बॉल्स बनाए। जब उसने मिशन के बारे में पूछा तो जायो ने बताया कि वो लोग अब डीमन लॉर्ड के काफी करीब पहुंच चुके हैं।
रीटा ने जोश में आकर सुझाव दिया कि क्यों ना वो दोनों मिलकर खुद ही डीमन लॉर्ड को ढेर कर दें, पर जायो ने साफ मना कर दिया। उसके लिए ये एक थकाऊ और बर्डनसम काम था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ऐसा करने के ऑर्डर्स नहीं मिले थे। रीटा को शान चाहिए थी, पर जायो ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इतना ही शौक है तो जाकर होली नाइट्स ज्वाइन कर लो। इस बात पर रीटा भड़क गई और कहने लगी कि जब तक जायो उसे एक्नॉलेज और उसकी तारीफ नहीं करेगा, उसे सुकून नहीं मिलेगा। तभी उन्हें होली नाइट्स की तरफ से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला। वो लोग तुरंत उनकी मदद के लिए भागे। वहां का नज़ारा खौफनाक था। जो मजदूर पहले मॉन्स्टर्स बने थे, अब वो अजीबोगरीब फैरीज में बदल चुके थे और होली नाइट्स को पीछे ढकेल रहे थे। किविया और उसके सदस्य मुसीबत में घिरे हुए थे। किविया अपनी बिजली की बर्छी से मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रही थी, लेकिन जब जायो और उसकी टीम वहां पहुंची तो हालत बेहद खौफनाक थी। कई होली नाइट्स अपनी जान गंवा चुके थे और किविया भी कमजोर पड़ रही थी। जायो ने तुरंत मदद के लिए ऑर्डर्स मांगे और किविया ने उन्हें मॉन्स्टर्स को फ्लैंक यानी बगल से हमला करने का हुक्म दिया ताकि होली नाइट्स आगे बढ़ सकें। हुक्म मिलते ही तेत्सुया यानी ज़ॉम्बी गाय ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी और दुश्मनों के चीथड़े उड़ाने लगा। लेकिन इस बार रीटा थोड़ा हिचकिचा गई। उसे एहसास हुआ कि ये मॉन्स्टर्स दरअसल वही मजदूर हैं जिनके परिवार बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं। जायो ने कड़वा सच बताया कि ये लोग अब कभी इंसान नहीं बन सकते और उन्हें इस दर्द से आज़ादी देना ही उन पर सबसे बड़ा एहसान होगा। उसने अपने विस्फोटक खंजरों से रास्ता साफ किया, जिसे देखकर किविया ने भी पूरी ताकत से हमला बोल दिया और जंग खत्म हुई। चारों तरफ लाशें बिखरी थीं, पर उनके बीच जायो को कुछ लोग जिंदा मिले। किविया ने बताया कि बाकी बचे हुए लोग अभी भी सुरंग के किसी दूसरे हिस्से में फंसे हुए हैं। नॉर्गल ने जब फंसे हुए लोगों को अपने देश के मेहनती नागरिक बताया और उन्हें बचाने का हुक्म दिया तो किविया थोड़ा झिझक रही थी। उसे लगा कि ये उनके मिशन का हिस्सा नहीं है और उसने जायो से पूछा कि अगर वो रेस्क्यू मिशन शुरू करते हैं तो कितने सिपाहियों की जान जाएगी। जायो समझ गया कि भले ही किविया का मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन उसका दिल साफ है और वो लोगों की मदद करना चाहती है। उसने किविया को सच बताया कि इन तंग सुरंगों में लोगों को बचाने के चक्कर में उसके कई सिपाही मारे जाएंगे। तभी वहां एक प्रीस्ट आया और उसने किविया का मजाक उड़ाया कि क्या वो अब एक हीरो से सलाह लेगी। उसने बेरहमी से कहा कि उनका असली मकसद सिर्फ न्यूक का इस्तेमाल करके ब्लाइट को खत्म करना है और उन्हें सुरंग में फंसे आम लोगों यानी रैंडोस की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर नॉर्गल आग बबूला हो गया और उसने प्रीस्ट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सिपाहियों ने उसे रोक लिया। प्रीस्ट ने नॉर्गल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि महान ऋषि का एकमात्र शिष्य अब एक पागल बन चुका है। जियो ने नॉर्गल को चुप रहने को कहा, क्योंकि उसके गले में लगा सील उसे मार सकता है। शुरुआत में जियो ने कहा कि लोगों को बचाना बहुत बड़ी मुसीबत हासिल है, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर रीटा को देखा, उसकी आंखों में वही पुरानी उम्मीद और दर्द था जो उस छोटी बच्ची की आंखों में था। जियो का दिल पिघल गया और उसने अचानक ऐलान कर दिया कि वो सुरंग के अंदर जाएगा और मजदूरों को बचाएगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो मर जाए तो उसकी लाश को वहीं सुरंग में दफना दिया जाए। रीटा को जियो पर बहुत गर्व हुआ और वो भी इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो गई। जियो ने होली नाइट्स को रीटा की जिम्मेदारी सौंप दी और साफ कहा कि वो एक देवी को मलबे के नीचे दबा हुआ नहीं देख सकता। उसने ऐलान किया कि भले ही उसे बचने वालों की परवाह न हो, पर वो उन बेवकूफ़ों से सख्त नाराज है जिन्होंने ये मिशन बनाया है। उनके ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ाते हुए उसने तय किया कि वो जानबूझकर सबको बचाएगा ताकि उन हायर अप्स को दिखा सके। दूसरी तरफ सुरंग के एक छोटे से कोने में बचे हुए मजदूरों ने कबाड़ स्क्रैप से एक दीवार बनाकर अपनी आखिरी रक्षा की लकीर खींची थी, पर वो दीवार मॉन्स्टर्स के लगातार हमलों को झेल नहीं पाई और टूट गई। जब मजदूरों को लगा कि अब उनका अंत निश्चित है, तभी अचानक जियो वहां प्रकट हुआ और अपने विस्फोटक खंजरों से मॉन्स्टर्स के परखच्चे उड़ा दिए। नॉर्गल ने अपने कीमती अधीनस्थों को बचाने का हुक्म दिया और तेत्सुया ज़ॉम्बी मैन एक तूफान की तरह मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ा। मॉन्स्टर्स ने उस पर अपनी गंदी थूक से बना एक जाल फेंककर उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन तेत्सुया की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने जाल को हवा में ही काट डाला। इसके बाद उसने उन मॉन्स्टर्स पर पलटवार किया जिन्होंने उस पर हमला करने की हिमाकत की थी और अपनी भारी कुल्हाड़ी से उनके 100 टुकड़े कर दिए। सुरंग में अब खून की नदियां बह रही हैं और मजदूरों की आंखों में उम्मीद की किरण जगी है। मजदूर अपनी फटी आंखों से उन हीरोज का तांडव देखते रह गए जब जियो ने आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर्स के बीच एक विस्फोटक खंजर फेंककर उनका काम तमाम कर दिया। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, नॉर्मल हमेशा की तरह सारी वाहवाही लूटने के लिए आगे बढ़ा और बड़े रौब से मजदूरों से कहा कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका राजा उन्हें बचाने आ गया है। मजदूरों ने सुकून की सांस ली, पर जियो ने उन्हें साफ बताया कि अगर यहाँ सिर्फ होली नाइट्स होते तो अब तक वो सब मर चुके होते। जियो ने मजदूरों को जो भी औजार मिले उन्हें उठाने को कहा, क्योंकि दुलूलैंड के महाराज नॉर्गल सीक्रेट सील्स के माहिर हैं। नॉर्गल ने अपने औजारों की पेटी खोली और बेलचों और गैंटियों पर सीक्रेट सील्स उकेरने लगा।
उसने समझाया कि सुरंग के अंदर सूरज की रोशनी न होने की वजह से ये सील्स ज़्यादा देर नहीं चलते, क्योंकि ये इंसानी ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक जीनियस है, उसके बनाए सील्स बहुत एनर्जी एफिशिएंट हैं और कम ऊर्जा में ज़्यादा काम करते हैं। जब नॉर्गल ने जियो से पूछा कि वो और कितनी देर लड़ सकते हैं, तो जियो ने अपने चोंगे पर लगे एक क्लास्प को देखा जो उसके शरीर में बची हुई ऊर्जा का माप मेजरमेंट करता है। नॉर्गल ने जियो की तारीफ करते हुए कहा कि वो आम सिपाहियों से कहीं ज़्यादा ऊर्जा जमा कर सकता है, इसीलिए वो उसका एलीट कार्ड है। जियो ने भी नॉर्गल के इस राजा वाले वहम का साथ देते हुए मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। जियो को अच्छी तरह पता है कि भले ही उसकी ऊर्जा जमा करने की क्षमता बड़ी है, लेकिन वो बिना थके हमेशा के लिए नहीं लड़ सकता। कुछ देर बाद वो एक तजुर्बेकार मजदूर से बात करता है जो अधिकारियों को खूब कोस रहा होता है, क्योंकि उन्होंने वक्त पर ब्लाइट के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी थी। जेओ ने जब और सर्वाइवर्स के बारे में पूछा तो मजदूर ने बताया कि शुरुआत में वो 50 लोग थे, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी अजीब आवाज़ें सुनकर बाहर चला गया और जब वो वापस लौटा तो वो एक खौफनाक मॉन्स्टर बन चुका था। तभी नॉर्गल की कड़कतीधार आवाज़ गूंजी जो सबसे पूछ रहा था कि क्या वो हथियारों के साथ तैयार हैं। उसने सबको तेत्सुया के पीछे चलने को कहा और जेओ को रियर गार्ड, पिछली सुरक्षा बनने का हुक्म दिया ताकि पीछे से कोई हमला ना हो सके। नॉर्गल ने जेओ से वादा किया कि शहर पहुंचते ही वो उसे अपनी रॉयल फोर्सेस का कमांडर इन चीफ बना देगा। अचानक पूरी गुफा बुरी तरह हिलने लगी और जेओ समझ गया कि उन पर बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। अगले ही पल जमीन फट गई और मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड बाहर निकल आया, जिसे देखकर मजदूर बुरी तरह डर गए। जेओ ने उन्हें हिम्मत दिखाने और लड़ने को कहा, पर इतने सारे दरिंदों को देखकर मजदूरों के पैर उखड़ने लगे। जेओ को एहसास हुआ कि आम लोगों की जान बचाने के चक्कर में शायद आज वो सब मारे जाएंगे। नॉर्गल इसके लिए भी तैयार था। उसने बड़े फख्र से ऐलान किया कि पहले जेओ मरेगा, फिर वो खुद और आखिर में तेत्सुया, पर वो नागरिकों को हर हाल में बचाएंगे। खुशकिस्मती से इतने बुरे हालात नहीं आए। मजदूरों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उन सब ने मिलकर मॉन्स्टर्स के उस झुंड को ढेर कर दिया। लेकिन इस भयानक लड़ाई के बाद मजदूर पूरी तरह थक चुके थे और इतने डरे हुए थे कि उनमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं बची थी। जेओ ने एक आर्मी इंस्ट्रक्टर की तरह उन्हें डांट कर उठाने की कोशिश की, मगर यहाँ नॉर्गल ने साबित कर दिया कि उसमें एक असली राजा वाले नेतृत्व यानी लीडरशिप के गुण हैं। उसने मजदूरों से कहा कि वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने देश की प्रगति के लिए खून पसीना बहाया है और ये मामूली मॉन्स्टर्स उन्हें डरा नहीं सकते। उसने वादा किया कि उन जैसे मेहनती लोगों को शांतिपूर्ण जीवन मिलेगा और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। नॉर्गल की बातों ने मजदूरों में नया जोश भर दिया और वो ये जानते हुए भी लड़ने को तैयार हो गए कि उन्हें बचाने वाले ये हीरोज असल में दुनिया के सबसे बड़े मुजरिम हैं। तभी मॉन्स्टर्स की एक और लहर ने उन पर हमला कर दिया और जेओ ने सबको अपनी जगह टिके रहने का हुक्म दिया। जैसे ही मॉन्स्टर्स करीब आए, मजदूर घबरा गए, लेकिन जब एक मजदूर ने डर के मारे पलटवार किया तो वो दंग रह गया। नॉर्गल के लगाए सेक्रेट सील्स की वजह से उनके साधारण औजार मॉन्स्टर्स को मक्खन की तरह काट रहे थे। ये देखकर बाकी मजदूरों ने भी पूरी जान लगाकर लड़ना शुरू कर दिया, मगर तभी उनका फोरमैन जमीन पर गिर गया और एक मॉन्स्टर उस पर झपटने ही वाला था कि अचानक सुरंग के रास्ते से तलवारों की बारिश हुई, जिसने पल भर में सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा कर दिया। पीछे से रीटा हाँफती कांपती और पसीने में लथपथ प्रकट हुई और उसने कहा कि भले ही वो थोड़ी देर से आई है, पर अब सबकी जान बचना तय है। जेओ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि रीटा ने उसके ऑर्डर्स को अनदेखा किया और इतनी खतरनाक जगह आ गई, लेकिन रीटा अपनी शान में मग्न थी। उसने मजदूरों से कहा कि वो उसकी खूब तारीफ करें क्योंकि उसने उनकी जान बचाई है। नॉर्गल ने सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा किया और सबको तलवारें जमा करने को कहा ताकि वो उन पर सेक्रेट सील्स उकेर कर एक ऐसा बैरियर बना सकें जिसे मॉन्स्टर्स पार ना कर सकें। दूसरी तरफ जेओ ने रीटा को अकेले में पकड़ा और पूछा कि जब होली नाइट्स उसकी हिफाजत कर रहे थे तो वो यहाँ क्यों आई है। रीटा ने बड़े गर्व से बताया कि उसने उन्हें चकमा दे दिया है और जेओ से कहा कि वो उसकी क्लच सिचुएशन में मदद करने के लिए तारीफ करे। जब जेओ ने तारीफ करने से साफ मना कर दिया तो रीटा को लगा कि शायद वो देर से आने की वजह से नाराज है। उसने जेओ पर इल्जाम लगाया कि ये उसकी गलती है जो उसे पीछे छोड़ गया, लेकिन जेओ ने साफ कर दिया कि उसका रीटा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं है। रीटा थोड़ी उदास हो गई और उसने पूछा कि फिर उसे क्या करना चाहिए। जेओ ने गहरी बात कही कि वो बस जिंदा रहे और शान या शुक्रगुजारी जैसे बेवकूफ़ाना ख्यालों के लिए अपनी जान कुर्बान न करे। रीटा ये सुनकर धीरे से मुस्कुराई और बोली कि जियो की यही बातें उसे उसकी कुर्बानी के लायक बनाती हैं। रीटा की ये बातें जियो के पुराने जख्मों को कुरेदने लगती हैं, मगर रीटा अपनी बात जारी रखती है और कहती है कि वो जानती है जियो सिर्फ उसकी सलामती की फिक्र कर रहा है। उसने ऐलान किया कि ये फिक्र फजूल है क्योंकि वो एक देवी है और उसका जन्म ही इंसानों के काम आने के लिए हुआ है। उसने बताया कि इंसानों से तारीफ और धन्यवाद पाने की चाहत उसके अंदर एक इनबिल्ट फीचर की तरह है जिसे वो बदल नहीं सकती।
जियो इस बात से चिढ़ जाता है कि रीटा इतनी जिद्दी है और अपनी शानदार जिंदगी के सपने नहीं छोड़ रही, लेकिन उनकी बहस तभी रुकती है जब जमीन दोबारा बुरी तरह लरजने लगती है। जियो सबको तुरंत बैरियर के अंदर जाने का हुक्म देता है ताकि नीचे से आने वाले मॉन्स्टर्स उन तक ना पहुंच सकें। वो रीटा को पीछे रहने को कहता है, पर रीटा पलटकर जवाब देती है कि अगर वो उसे कुर्बानी देने से रोकना चाहता है तो उसे उसकी हिफाजत करने में अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए। जियो समझ जाता है कि वो इस पागल लोली गॉडेस से बातों में नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा मॉन्स्टर्स पर निकालने का फैसला करता है। वो अपने सेक्रेट सील से जादुई बनी तलवारों को मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है, जो उन्हें काटने के साथ साथ धमाके से उड़ा देती हैं। तभी अचानक एक इतनी तेज और चुभने वाली आवाज़ गूंजती है कि सब अपने घुटनों पर आ गिरते हैं। जियो के हाथ से तलवार छूट जाती है और मजदूर दर्द के मारे ज़मीन पर तड़पने लगते हैं। सिर्फ तेत्सुया ही ऐसा है जो इस दिमाग को हिला देने वाली आवाज़ के बावजूद अपने बर्ज़र्क मोड में लड़ता रहता है, लेकिन रीटा पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जियो के चारों तरफ एक ढाल बना देती है और बताती है कि ये चीख किसी और की नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड की है। अगले ही पल ज़मीन से भयानक जड़ें, टेंड्रिल्स निकलती हैं और एक विशाल पेड़ का आकार ले लेती हैं। उस पेड़ के सामने से एक प्लांट ममी निकलती है जो इंसानों की तरह बात कर रही है। नॉर्गल मुश्किल से होश में है, पर वो अभी भी डीमन लॉर्ड को कोस रहा है कि वो उसके मेहनती नागरिकों को छीनने की हिम्मत कैसे कर सकती है। इसी बीच जियो रीटा को समझाता है कि सुरक्षित घेरे से बाहर निकलना मौत को बुलावा देना है, इसलिए वो तय करता है कि वो दोनों यहीं से तेत्सुया की मदद करेंगे, क्योंकि तेत्सुया पर उन अल्ट्रासोनिक चीखों का कोई असर नहीं हो रहा और वो अकेले ही डीमन लॉर्ड से लोहा ले रहा है। जियो रीटा को ढेरों तलवारें बनाने का हुक्म देता है और रीटा खुशी खुशी एक साथ दर्जनों तलवारें प्रकट कर देती है। जियोन तलवारों को डीमन लॉर्ड की टहनियों पर फेंकता है, जिससे होने वाले धमाके डीमन लॉर्ड के असली शरीर तक पहुंचने का रास्ता साफ कर देते हैं। तेत्सुया का सिर्फ एक ही मकसद है, डीमन लॉर्ड का विनाश, और वो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। प्लांट ममी एक और भयानक चीख निकालती है, पर तेत्सुया जैसे शख्स पर इसका क्या असर होगा जो अपनी सोचने समझने की शक्ति पहले ही खो चुका है। जियो और रीटा की लगातार एक्सप्लोजिव सोर्ड्स की बारिश ने तेत्सुया के लिए रास्ता खोल दिया। जैसे ही मौका मिला, वो डिमोनिक प्लांट ममी अचानक एक विशाल कीड़े में बदल गई और तेत्सुया पर हमला किया, पर तेत्सुया ने उसे बीच से काट कर रख दिया। सबको लगा कि दुश्मन खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल ढेरों टहनियों ने तेत्सुया को जकड़ लिया। तब जियो को एहसास हुआ कि वो प्लांट ममी सिर्फ एक धोखा थी और असली डीमन लॉर्ड अभी भी कहीं छुपा हुआ है। तभी रीटा की नज़र असली दुश्मन पर पड़ती है और वो गुफा की छत से निकल रहे एक अजीब से फूल की तरफ इशारा करती है, जो असल में डीमन लॉर्ड का मुख्य शरीर है। जियो तुरंत उस फूल को ख़त्म करने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन बदकिस्मती से ठीक उसी वक्त उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तभी कीविया अपने होली नाइट्स के साथ रीटा की हिफाजत के लिए वहां पहुंचती है, पर डीमन लॉर्ड उन्हें देख लेता है और एक माइंड कंट्रोल चीख निकालता है जो सबको घुटनों पर ले आती है। पता लगता है और देखते ही देखते ज़मीन से निकली टहनियों ने होली नाइट्स को जकड़ना शुरू कर दिया। जियो समझ जाता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए वो सुरक्षित घेरे से बाहर निकलता है और एक साधारण तलवार से ही टहनियों को काटने लगता है। लेकिन वो अकेला सब कुछ नहीं कर पाता और डीमन लॉर्ड बैरियर को तोड़कर मजदूरों को पकड़ने लगता है। जब जियो मजदूरों को बचाने के लिए लपकता है, तब नॉर्गल अपनी राजा वाली जिम्मेदारी निभाता है। वो अपनी पूरी ताकत से टहनियों का जाल तोड़ देता है और अपने लालटेन को एक फ्लेम थ्रोवर में बदलकर डीमन लॉर्ड के कोर पर नीली आग की भयानक बौछार कर देता है। इस हमले से डीमन लॉर्ड बुरी तरह जख्मी हो जाता है और मजदूरों को छोड़ देता है। जियो नॉर्गल को कोर को पूरी तरह जला देने का इशारा करता है, लेकिन जैसे ही नॉर्गल दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, डीमन लॉर्ड उसके पैर पकड़कर उसे हवा में उछाल देता है। जियो घबराकर लालटेन लपकने के लिए भागता है, पर दुश्मन भी उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। खुशकिस्मती से ठीक उसी वक्त तेत्सुया ओवरड्राइव मोड में आता है और दुश्मन के मुख्य शरीर को खींचकर पीछे कर देता है। होली नाइट्स अब हरकत में आ चुके थे और उन्होंने रीटा और मजदूरों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया। रीटा ने जल्दी से नॉर्गल की लालटेन जियो की तरफ फेंकी और उसे दुश्मन का खात्मा करने को कहा। जियो ने निशाना तो लगाया, पर डीमन लॉर्ड ने उसकी नज़र और रफ्तार दोनों को पूरी तरह रोक दिया, जिससे जियो वहीं फंस कर रह गया। दूसरी तरफ नॉर्गल दुश्मन के ऊपर उल्टा लटका हुआ था और उसका पैर बुरी तरह कुचल गया था, लेकिन उसके दर्द से ज़्यादा उसका गुस्सा बढ़ा था। वो अपने लोगों को चोट पहुंचाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसने खौफनाक कदम उठाया और अपना ही पैर काट कर सीधा डीमन लॉर्ड की कोर की तरफ गिरा। एक पल के लिए वो घबराया, पर तभी किसी की आवाज़ ने उसे संभाला और उसने अपनी तलवार सीधा डीमन लॉर्ड की आंख में खोप दी,
नॉर्गल को अगले ही पल दुश्मन ने दीवार की तरफ फेंक दिया, लेकिन उसके इस बलिदान ने जियो को आज़ाद कर दिया। जियो ने बिना देरी किए फ्लेम थ्रोवर से डीमन लॉर्ड के कोर और उसके पूरे शरीर को राख कर दिया। होली नाइट्स ये देखकर दंग रह गए कि इन मुजरिमों ने बिना किसी की मदद के इतने बड़े डीमन लॉर्ड को ढेर कर दिया। लड़ाई के बाद मजदूर नॉर्गल के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और उसके जख्मों पर पट्टी बांधने लगे। बेहोश होने के बावजूद नॉर्गल के मुंह से बस यही निकल रहा था कि क्या इस बार वो अपने लोगों को बचाने में कामयाब रहा। तेत्सुया भी अपनी हदों से ज़्यादा लड़ने के बाद निढाल होकर गिर पड़ा, जबकि जियो थका हारा रीटा के पास बैठ गया। इस घटना के तुरंत बाद सभी लोग शहर वापस लौट आते हैं, जहां बचे हुए मजदूर अपने परिवारों से मिलते हैं जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वेनाडम ने वाइन की चुस्की लेते हुए जियो से कहा कि उन सब ने बेहतरीन काम किया है। उसने जियो को तसल्ली दी कि नॉर्गल की फिक्र ना करे, क्योंकि उसे रिपेयर शॉप भेज दिया गया है, जहां उसे किसी और का एक नया पैर मिल जाएगा। जियो ने उम्मीद जताई कि उसे एक अच्छा पैर मिले, क्योंकि इस बार नॉर्गल ने वाकई सबकी जान बचाई थी। जब जियो ने शहर के लोगों को देखा तो वो अब भी इन क्रिमिनल हीरोज को शक की नज़र से देख रहे थे। लेकिन तभी वहीं फोरमैन अपने परिवार के साथ वहां आया। उसने जियो से कहा कि एक दिन ये दुनिया समझ जाएगी कि भले ही वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, पर वो बुरे लोग नहीं हैं। उसने हीरोज़ का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनकी वजह से वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर सही सलामत घर पहुंच सका। वो बेटी कोई और नहीं बल्कि वही छोटी बच्ची थी जो जियो से पहले मिली थी। उसने शर्माते हुए जियो को शुक्रिया कहने के लिए फूल दिए। जियो इस दरियादिली को देखकर दंग रह गया, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता रीटा बीच में कूद पड़ी। उसने दावा किया कि जियो मेरी मदद के बिना डीमन लॉर्ड को नहीं हरा सकता था, इसलिए फूलों पर पहला हक उसका है। जायो ने रीटा को बच्चों जैसी जिद करने के लिए टोका और बच्ची से फूल लेते हुए कहा कि ये बहुत सुंदर हैं, पर उस पर जचते नहीं। उसने वो फूल रीटा को दे दिए, जिससे रीटा की नाराजगी पल भर में गायब हो गई। इसी खूबसूरत मोड़ पर यह कहानी खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।